नमस्कार। आज के डिस्कशन में पॉपुलेशन इंटरेक्शन होगा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इस चैप्टर का नाम था। ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया था, पॉपुलेशन पढ़ रहे थे। पॉपुलेशन में पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज बात करने चल रहे हैं किस पर? पॉपुलेशन इंटरेक्शन पर। यानी कि किसी भी एरिया में एक से अधिक पॉपुलेशंस अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनके आपस के बीच के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आपस में किस प्रकार का रिलेशनशिप होता है, ध्यान रखेंगे। तो एक पॉपुलेशन ये है जिसको पॉपुलेशन ए कहेंगे, एंड दिस पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन बी, एंड दीज आर द ऑर्गेनिजम्स हियर इन दिस पॉपुलेशन। इस तरह से ये दो पॉपुलेशन यहाँ पर आपस में हैं। इनका आपस का जो इंटरेक्शन है इस पर हमें चर्चा करनी है। इंटरेक्शन तो यहाँ पर भी होता है, इनका भी आपस में होता है। एक ही पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। क्योंकि पॉपुलेशन जो होता है वो क्या है? पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, सेम स्पीसीज। पॉपुलेशन यू नो is the group of organisms of same species, group of the organism of the same species। इसलिए अगर इंटरेक्शन एक ही पॉपुलेशन में होगा, द इंटरेक्शन between the members of same population it is known as intra-specific interaction। और अगर दो पॉपुलेशन के बीच में हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ स्पेसीज चेंज हो रही है। इंटरेक्शन, राइट, ये है। इस तरह से पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन है हम उसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और अगर एक पॉपुलेशन का इंटरेक्शन दूसरे पॉपुलेशन, तो यहाँ पर स्पेसीज चेंज हो रही है, तो दो डिफरेंट प्रकार की स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलेंगे। ठीक, हम यहाँ पर जिसकी चर्चा करने चल रहे हैं दरअसल में वो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। मीन्स द इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट पॉपुलेशंस। दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशंस के बीच का इंटरेक्शन यहाँ पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसको क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब एक ही प्रकार की स्पेसीज के मेंबर्स के बीच में हो रहा है। तो जब कभी इवोल्यूशन की बात आती है तो ये दोनों प्रकार के इंटरेक्शन कंसीडर होते हैं। इवोल्यूशन के लिए दोनों प्रकार के इंटरेक्शंस को डार्विन ने कंसीडर किया था, ठीक है, ड्यूरिंग हिज डिस्कशन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन। तो हम जब इवोल्यूशन में आएंगे तो उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। आज फिलहाल हम इस प्रकार के इंटरेक्शन की चर्चा करने चल रहे हैं, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, यानी कि दो प्रकार के पॉपुलेशंस के मेंबर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होने जा रहा है हम उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो संबंध आपस में ऑर्गेनिजम्स के बीच का होता है ये केवल दो प्रकार का होता है, और तीसरा हम अलग से कंसीडर करते हैं। दो प्रकार का इंटरेक्शन का मतलब ये हो गया कि एक होता है बेनिफिशियल रिलेशनशिप, उसको हम यहाँ पर प्लस से दिखाएंगे, और जो माइनस रिलेशनशिप होता है यानी कि किसी को हार्म हो रहा है तो उसको हम निगेटिव से दिखाते हैं। प्लस का मतलब लाभदायक संबंध, माइनस का मतलब हानिकारक संबंध। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कितने प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं। आपकी किताब में भी दिखाया गया है एनसीईआरटी में टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। तो वहाँ पर एक टेबल से इसको समराइज किया गया है, टेबल बनाकर, और इसकी समरी बताई गई है। स्पेसीज ए एंड स्पेसीज बी। प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस माइनस, माइनस
0 एंड +0, ये इंटरेक्शंस हैं। इस तरह के इंटरेक्शन एक स्पेसीज ए है और दूसरी स्पेसीज बी है। प्लस माइनस दो बार होना चाहिए, एक प्रीडेशन का, पैरासिटिज्म का। अभी वो चेक करने के दौरान आ जाता अपने आप कहाँ गड़बड़ हुआ है। एक प्लस प्लस हो गया, इसको हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। दूसरा है प्लस माइनस इंटरेक्शन, इसे बोलेंगे प्रेडेशन। एक प्लस माइनस और होगा जिसे बोलेंगे पैरासाइटिज्म। माइनस माइनस इंटरेक्शन, इसे बोलेंगे कंपटीशन। -0 इसे बोलेंगे अमेंसेलिज्म। एंड दिस वन इज नोन एज कॉमेंसेलिज्म। इस तरह से दो डिफरेंट स्पेसीज के मेंबर्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बगल में एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर प्लस का मतलब होता है बेनिफिट, प्लस मतलब बेनिफिशियल रिलेशनशिप, माइनस का मतलब होता है हार्म्स। ठीक है, इंटरेक्शन देखिए, प्लस एंड प्लस, इसका मतलब होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब ये पारस्परिक लाभ का संबंध होता है। उदाहरण के लिए सिम्बायोसिस, जिसको हम सहजीविता कहते हैं, जहाँ पर दोनों पार्टनर को एक दूसरे से लाभ होता है। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर को केवल लाभ हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा है। दोनों पार्टनर को एक दूसरे से अगर लाभ हो रहा है तो इसको इस पारस्परिक लाभ का जो ये संबंध होता है, इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। और स्पेसिफिक एग्जाम्पल इसका है सिम्बायोसिस। चर्चा करेंगे आगे हम। फिर बात करेंगे प्लस माइनस इंटरेक्शन। यहाँ पर एक को लाभ होता है, दूसरे को नुकसान। एग्जाम्पल है प्रेडेशन। यहाँ पर एक प्रेडेटर होता है और एक होता है प्रे। जो प्रे होता है उसको प्रेडेटर उसका शिकार करके खा जाता है उसको। ठीक है, अगला रिलेशनशिप है, आप कहेंगे दो बार प्लस माइनस का है, तो यहाँ पर एक पैरासाइटिज्म है, दूसरा प्रेडेशन है, इसलिए दो बार लिखा है। दोनों में कंडीशन एक ही होती है, एक को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है, लेकिन लाभ किस लेवल का होगा उसके आधार पर ये दोनों अलग अलग हैं। अब बात अगर करें माइनस माइनस, यहाँ पर कोई किसी को देखना नहीं चाहता। ठीक है, राम श्याम को नहीं देखना चाहता और श्याम राम को नहीं देखना चाहता। दोनों एक दूसरे के भले की नहीं सोचते हैं, बहुत बदतमीज़ हैं। इस प्रकार के इंटरेक्शन को, जो कि पारस्परिक निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं एक दूसरे के लिए, इसको हम कंपटीशन कहते हैं। और यही भावना आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटर हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, सीटें कम है, संख्या ज़्यादा है, तो आप एक दूसरे के लिए हार्मफुल है, आपका सिलेक्शन होगा, दूसरे का कटेगा, तो एक दूसरे के लिए नकारात्मक संबंध है, इसलिए इसको निगेटिव बोलते हैं। राइट, कंपटीशन पर चर्चा करेंगे। माइनस और जीरो का इंटरेक्शन ये होता है कि एक बहुत न्यूट्रल है, सीधा साधा, वो कुछ नहीं करता, और दूसरा है कि उसको हरदम मारने पर उतारू है। ठीक, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल बताएंगे इसका। प्लस माइनस में क्या होता है, एक को लाभ होता है और दूसरा न्यूट्रल है, ना उसको लाभ पहुंचाता है और ना ही नुकसान कराता है। इस तरीके के रिलेशनशिप को कॉमेंसेलिज्म कहते हैं। एक एक करके हम चर्चा करेंगे। एज पर द इंडिकेशन इन योर NCERT, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेडेशन हैज़ बीन डिस्कस्ड। तो नाउ कम टू डिस्कस व्हाट इज द प्रेडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि हम इस इंटरेक्शन की बात सबसे पहले कर रहे हैं, प्रेडेशन की। उसके बाद हम बात करेंगे पैरासाइटिज्म की, फिर उसके बाद करेंगे हम बात कंपटीशन की, म्यूचुअलिज्म सबसे लास्ट में है, कॉमेंसेलिज्म और म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो वन बाय वन ये रिलेशनशिप्स हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई सवाल आपको किसी को पूछना है? सब समझ गए? कोई दिक्कत? नो, समेट लिया ना इसको?
क्या है, टेबल बन रही है अभी। किताब एनसीईआरटी लाए नहीं होंगे, क्योंकि जब तक इकोलॉजी चलेगी ढेर सारे एग्जाम्पल है ना, और उन्हीं पर सवाल बनेंगे। चलिए कुछ तो एग्जाम्पल अभी हम बोल देंगे, क्योंकि उनके रिलेशनशिप की चर्चा करनी है, इनके एग्जाम्पल्स हैं अभी, देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम प्रेडेशन की बात करते हैं। प्रेडेशन का मतलब ये होता है कि एक जो होता है प्रे होता है, और दूसरा जो होता है वो प्रेडेटर होता है, और ये इसे खा जाता है, ये ईटर है, और ये इसके लिए फूड है। प्रे माने शिकार, हिंदी में इसे शिकार बोलेंगे, और इसे बोलेंगे शिकारी। ये जो है शिकारी है, एक है शिकार, दूसरा है शिकारी। प्रेडेशन का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाकर अपनी भूख मिटाता है तो हम इस घटना को प्रेडेशन कहते हैं। ये काम करने वाले को प्रेडेटर कहते हैं, और जिसका काम हो जाता है वो क्या होता है, प्रे होता है। काम होने का मतलब वो खा लिया गया, जैसे मगरमच्छ है, किसी एनिमल को खा ले, पानी में रहने वाले एनिमल को, तो यहाँ पर मगरमच्छ क्या है, एक प्रेडेटर है, और जिसको उसने खाया वो प्रे है। सामान्य तौर पर जब हम प्रेडेटर की बात करते हैं तो दिमाग में यही बात आती है कि एक जो है वो एनिमल खाने वाला दूसरे का भक्षण कर लेता है, यानी कि शिकार और शिकारी का दिमाग में आइडिया आती है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि भोजन चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन फूड हमेशा उसका क्या नाम है, बायोलॉजिकल ओरिजिन ही होता है। कभी भी नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन का फूड नहीं होता, नेवर, हमेशा बायोलॉजिकल ओरिजिन का फूड होता है। अब बायोलॉजिकल ओरिजिन में दो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, एक प्लांट हो गए, एक एनिमल। तो अगर आप प्लांट से भोजन प्राप्त कर रहे हैं तब आप हर्बीवोर्स कहलाएंगे, और अगर एनिमल से कर रहे हैं तो कार्निवोर्स हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं कि जो ओमनीवोर्स होते हैं तो सब खाते हैं, वो हर्बीवोर्स भी होते हैं और कार्निवोर्स, बस मौका जहाँ मिल जाए, जैसे मनुष्य है कि नहीं, तो वो ओमनीवोरस हो जाता है। सामान्य तौर पर अभी हमने जो बात किया कि जो फूड का सोर्स है वो केवल लिविंग कंटेंट है, क्या ये हमेशा सही है? क्या ये हमेशा सही है? एकदम सही है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो गया तब भी तो बायोलॉजिकल ओरिजिन ही तो है उसकी। जैसे सैप्रोफाइट्स होते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर भोजन करते हैं, तो वो कभी तो जिंदा थे ना। हमने टर्म क्यों यूज़ किया डेड, मतलब इसके पहले वो कभी जीवित रहे होंगे, अब मर गए, वो डिकम्पोज हो रहे हैं, तो इनसे हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जब हम फूड लेते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, तब इसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट या सैप्रोजोइक। जिस प्रकार का एनिमल, प्लांट है तो सैप्रोफाइट हो गया, एनिमल है तो सैप्रोजोइक हो जाएगा, लेकिन वो भी बायोलॉजिकल ओरिजिन है। तो भोजन की ओरिजिन हमेशा बायोलॉजिकल होती है। तो जब कभी हम इस प्रकार से करते हैं तो अगर हम सैप्रोट्रॉफिक और सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन हटा दें तो बाकी जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो सारा का सारा, उसमें कॉन्सेप्ट यही लग रहा है प्रेडेटर और प्रे का। अगर आप पालक खाते हैं तो आपने पालक की हत्या किया, पालक क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और पालक आपने सब्जी भिंडी खा लिया आपने, तो भिंडी की पत्ती उससे तोड़ करके ले आए घर और खा लिया उसको, तो ये भी तो प्रेडेशन है एक प्रकार का। अगर गाय घास चर रही है तो ये भी तो एक प्रकार का प्रेडेशन है। तो प्रेडेशन एक वाइड टर्म है जिसमें सभी को लिया गया है कि अगर एनिमल का भक्षण करे तो वो भी प्रेडेशन है, और अगर एनिमल किसी प्लांट का भक्षण करे तो वो भी प्रेडेशन है। मतलब ये हो गया कि लायन जो है, अगर हम देखें तो ये किसको खा रहा है, मान लो कि ये गोट को खा रहा है, ठीक है, ये इस पर, तो ये क्या है, ये प्रेडेटर है। और अगर मैन है, या आप समझो कि काऊ है, ये ग्रेजिंग कर रही है, ये घास चर रही है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेशन। तो जब भी हम प्रेडेशन की बात करेंगे तो हम भोजन के सोर्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करते हैं, और खास करके जब वो लिविंग स्टेज में होता है तो इस घटना को प्रेडेशन कहा जाता है। तो प्रेडेशन केवल कार्निवोरी तक संबंधित नहीं है, हर्बीवोरी को भी हम प्रेडेशन की श्रेणी में ला रहे हैं।
हो गया होगा। अब इनके कुछ आउटकम्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमें डिस्कस करने हैं जिन पर क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अभी तक हमने आपको प्रेडेशन का मतलब क्या है ये बताया है। प्रेडेशन में अब इसके आउटकम क्या होते हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन ऑन इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोसिस्टम पर प्रेडेशन का असर क्या पड़ता है। इसका पहला एग्जाम्पल है कि अगर किसी भी एरिया में उसका नेचुरल प्रेडेटर हट जाए तो जो प्रे है उसकी पॉपुलेशन एनहांस कर जाती है। यानी कि जंगल में अगर बकरी को खाने वाला शेर ना रहे तो बकरी की पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इससे इकोलॉजिकल अनसर्टेनिटी की कंडीशन बनेगी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रे और प्रेडेटर का ऐसा रिलेशनशिप होता है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वास्तव में बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल ये दिया गया है कि अगर प्रे की पॉपुलेशन जो है, इफ़ इन एनी एरिया there is no natural predator, फिर क्या होगा, द पॉपुलेशन ऑफ प्रे will increase in uncontrolled manner. इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बनेगा। अर्थात अगर किसी भी एरिया में शिकारी एक भी ना रहे तो उसका जो शिकार है वो रिप्रोडक्शन बढ़िया करेगा और उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जंगल में हिरणों का झुंड बढ़ जाएगा अगर शेर ना रहे तो वहाँ पर शेर को रहना है। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि 1920 में 1920 में प्रिकली पेयर कैक्टस एक प्लांट है, इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बहुत तेजी से इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज की है। ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पेयर कैक्टस का एग्जाम्पल है ये, एक प्रकार का प्लांट जिसमें ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। इसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई। एनसीईआरटी में इसके लिए एक टर्म यूज किया गया हैवॉक, HAVOK, है ना। तो इसका मतलब होता है विनाश पैदा कर दिया। बाढ़ जैसे होती, पानी की बाढ़ आती है, उसी प्रकार इस पॉपुलेशन, इस वेजिटेशन की पॉपुलेशन बढ़ गई। जैसे आजकल पार्थीनियम हमारे यहाँ प्रॉब्लमेटिक वीड बना हुआ है, कैरेट ग्रास। अब आप जिधर देखिए उधर है ये। अब इससे अस्थमा भी होता है बहुत तेज़ी से, और पानी मिले या ना मिले बहुत बेशरम प्रजाति का ये पौधा होता है। तो जिधर देखो उधर है, दिख रहा है। आया कहाँ से था? विदेश से। अब हमारे यहाँ ये क्या है? इन्वेसिव ब्रीड है ये। इन्वेसिव का मतलब जो बाहर से आई हो और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हो, तो सामान्य वेजिटेशन को प्रभावित कर रही है, तो इसको इन्वेसिव ब्रीड कहा जाता है। इन्वेसिव पौधे होते हैं। जैसे पानी में जलकुंभी होता है, आइकॉर्निया, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक बीड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। कौन है? जलकुंभी। बहुत थोड़ा सा एक जलकुंभी पानी में डाल दीजिए, 2 महीने बाद आप जाके देखें पूरा तालाब कवर हो गया। इतना फास्ट ग्रोथ होती है। तो बिल्कुल इसी प्रकार का ये कैक्टस प्लांट जो है, ये उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर इसको खाने के लिए जब माथ इंट्रोड्यूस कराया गया, यहाँ पर जो प्रेडेटर था फिर इसका जो नेचुरल प्रेडेटर है माथ एक प्रकार का इंसेक्ट होता है। जब इसको उस पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस कराया गया तो तुरंत इस पौधे पर उसने इसकी पत्तियों को खाना शुरू कर दिया और इसको फिर इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया है। चूँकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है तो सवाल बन सकता है, तो आपको इसे जानना है कि प्रिकली पेयर कैक्टस 1920 में ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था।
इसकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गई, अनकंट्रोल्ड हो गई, और इसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर जब एक प्रकार की वैरायटी का माथ वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया तो इसकी पॉपुलेशन अंडर चेक आ गई। ठीक, इसी से संबंधित एक टर्म है कि जो प्रेडेटर होता है, अगर किसी भी एरिया में प्रेडेटर है तो बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस बढ़ जाती है, डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा आप सोचेंगे कि साहब जब ये खा के ख़त्म कर रहा तो डाइवर्सिटी कैसे बढ़ेगी, आइए समझते हैं। दूसरा जो इम्पैक्ट है यहाँ पर वो ये है कि जो प्रेडेटर होता है, कैसा प्रेडेटर, जो कि इफेक्टिव हो, कमज़ोर ना हो, इफेक्टिव प्रेडेटर। keeps the population of prey, keeps the population of prey controlled, but increases the diversity. ठीक है, तो इस प्रकार से प्रेडेटर दो काम करता है। एक, जहां पर ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, ये हम पहली वाली लाइन में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी तरफ इसका इंपैक्ट ये है कि ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। ये कैसे होता है जरा समझिए, बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझते हैं। पहले नोट कर लो, इसको नोट करने के बाद इसको हम समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि किस प्रकार से प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल रखता है फिर बायोडाइवर्सिटी बढ़ा देता है। ऐसा कैसे होता है, तो इसको इस प्रकार से आप समझेंगे कि हिरण की दो प्रजातियां हैं और दोनों जंगल में आपस में लड़ रही थी। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन टू अवेल द मिनिमल कॉमन फूड सोर्स। जंगल में मिनिमल कॉमन फूड सोर्स का मतलब क्या है कि जो भोजन हिरण की एक प्रजाति करेगा वही भोजन दूसरी प्रजाति वाला भी करेगा, यानी कि भोजन दोनों का कॉमन है। लेकिन वो भोजन क्या है, मिनिमल टर्म यूज किया है मैंने। मिनिमल का मतलब कम मात्रा में मौजूद है। रोटी एक खाने वाले 2 लोग 10 लोग हैं तो फिर कंपटीशन शुरू होगा। जानवर हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, मनुष्य तो है नहीं कि कंप्रोमाइज़ करेंगे कि हम मानव हैं भाई। पहले ठीक है, अतिथि देवो भव की भावना होगी क्या जानवर में? अतिथि देवो भव की भावना जानवर में नहीं होगी। वो कहेगा पहले अपना पेट भरे बाद में देखा जाएगा। अब क्या करेंगे हम? यहाँ स्थिति ये है कि अतिथि देवो भव ना करके प्रथम देवो भव हो जाएगा। अब हिरण की 2 प्रजातियां हैं, इनमें से एक हिरण की प्रजाति है वो लंबी सींग वाली है और दूसरी हिरण की प्रजाति जो है उसकी सींग बहुत ठुड्डी सी छोटी सी है। अब जो ठुड्डी सींग वाला है, मान लो कि 10 हिरण हैं इसके और लंबी सींग वाले 15 हैं। बात को समझिए, लंबी सींग वाला 15 है और छोटी सींग वाला 10 है। अब 15 और 10 के बीच में उस भोजन के लिए लड़ाई शुरू हो गई। इतने में जंगल का राजा आ गया, शेर। उसने पूछा आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं? रुको, मेरे राज्य में इस प्रकार का कैसा संघर्ष बिना मुझे बताए हुए है? मैं इसका राजा हूं जंगल का, तुम बताओ तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो दोनों लोग? कहे राजा जी हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि भोजन कम है और भोजन हमें खाना ही, हमको खाने से रोक रहे हैं। तो शेर यहाँ पर बड़ा बुद्धिमान है, उसने ये कहा कि सालों तुमने से कोई एक ऐसा होगा जिसकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी लड़कर, और पता लगा लंबी सींग वाला था तलवरिया भोंक देगा पेटवा में, तो पता लगा छोटी सींग वाले सब मारे जाएंगे, हिरण जितने भी हैं छोटी सींग वाले मारे जाएंगे। कहने लगे खाना कितने लोगों के लिए है? उन दोनों ने मिलकर कहा कि इस भोजन को केवल 2 लोग खा सकते हैं। तो शेर ने डिसाइड किया कि 14 का इधर से हम भोजन का निवाला बना लें अपना, 14 हिरण इधर के मार दें तो इधर का 1 बचा रहेगा, और जो इधर 10 हैं इनमें से 9 को खा लें तो 1 बचा रहेगा। तो 15 में से 14 खा लिए तो 1 इधर से बचा, ये एक वैरायटी का हिरण है। और उधर 10 में से 9 खा लिया तो दूसरी वैरायटी का भी 1 बचा, कहीं ना तुम दोनों लोग बचा हुआ भोजन खा लो। इसने क्या किया, शेर ने यही काम किया कि एक तरफ जहां इसने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया कि ये जो 15 हैं ये केवल 1 रहे, 14 हम खा लेंगे, तो उसने अपना भोजन कर लिया और 14 को डिसबैलेंस हो रहे थे उनको खत्म कर दिया, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। अब बायोडाइवर्सिटी कैसे मेंटेन हुई? अगर ये 15 मिल करके उन 10 को मार देते तो छोटी सींग वाले 1 को नहीं बचते, तो इस दुनिया से छोटी सींग वाला विदा हो जाता। इसी को बोलेंगे एलिमिनेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो फिर बचेगा कौन?
लंबी सींग वाले, तो डार्विन की चिंता बढ़ जाएगी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो पता लगा कि जो फिट थे वो सर्वाइव किए, बाकी एक मर गया और नई स्पीसीज का कारण बन गए। लेकिन यहाँ पर डार्विन की बात अगर हम मान लें तो स्पीसीज की जो रिचनेस है उसको नुकसान पहुँच रहा है। इसीलिए प्रेडेटर ने क्या काम किया, प्रेडेटर ने पॉपुलेशन को अंडर चेक रखते हुए डाइवर्सिटी को मेंटेन रखा। इस दुनिया में सभी प्रजाति के जीव रहेंगे, भले संख्या कम कम रहे। ये बात सबको समझ में आ गई। तो व्हाट द लायन इज गोइंग टू डू हियर, तो वो क्या करेगा, इनमें से कुछ को इधर से खा लेगा, कुछ को उधर से खा करके और पॉपुलेशन को मेंटेन करेगा। इस प्रकार से क्या होगा कि जो डाइवर्सिटी मेंटेन करने की बात हो रही है वो ये है कि इधर इतने जो हैं ये कौन है, स्पीसीज ए हैं, और इधर वाले जो हैं ये कौन हैं, ये हैं स्पीसीज बी, और ये है फूड, और इन दोनों का आपस में संघर्ष हो रहा है। इतने पे यहां से लायन आया, इसने क्या किया, इनको खा लिया, और इधर से भी लायन आया, इन्हें खा लिया। बचे कौन, अब केवल एक बचे इधर से, और एक स्पीसीज यहाँ पर बी की बच गई और दूसरी स्पीसीज ए वाली बच गई, और ये फिर अब भोजन को आराम से कर रहे हैं। तो जहाँ पॉपुलेशन घटी वहाँ पर इनकी स्पीसीज का जो रिचनेस है ये बना रह गया। नहीं तो होता क्या कि इसमें से एक वैरायटी का हिरण चला जाता इस दुनिया से। तो इस प्रकार से शेर ने यहाँ पर क्या काम किया, डाइवर्सिटी को मेंटेन किया। तो दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पर आपने देखा, पहला पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा काम क्या कर रहा है, दूसरा काम डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है। अब अगर प्रेडेटर और प्रे इन दोनों की इंटर डिपेंडेंसी इतनी अच्छी हो कि ऑब्लिगेट रिलेशनशिप हो प्रेडेटर और प्रे के बीच में, जैसे बगुला केवल मछली खाएगा, बगुला केचुआ नहीं खाएगा। अब बगुला अगर मछली खाएगा तो इस दुनिया से सारी मछली खत्म हो जाए अगर, तो बगुला क्या होगा, वो भी इस दुनिया से चला जाएगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर इवेंट को हम को एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो अगर प्रेडेटर और प्रे इन दोनों की इंटर डिपेंडेंसी ऑब्लिगेट रिलेशनशिप करती हो, नोट करिए, ये मिटा देंगे। अब देखिए ये फिलोसॉफिकल अंदाज में है कि नहीं है, अभी तो पढ़ते रहो, समझ में नहीं आएगा। और कहेंगे एक तरफ खा करके पॉपुलेशन कम कर रहा, फिर कहते हो साहब डाइवर्सिटी मेंटेन कर रहा, क्या मजाक करते हो साहब। तो इस प्रकार के जो सवाल बनेंगे इकोलॉजी में ये बहुत ही पेनफुल होते हैं और गलत होने की संभावना होती है, इसलिए आप इनको जान लीजिए। तो दो फैक्ट बताया, तीसरा जानिए आप। बहुत गर्मी है, अति कर दिया यार ये तो। अगला जो इंपैक्ट है वो है को एक्सटिंक्शन। ये को एक्सटिंक्शन क्या होता है, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन the prey and predator is obligatory इसी को हम बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। ये जो को एक्सटिंक्शन है, जहां पर भी ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होगा, चाहे वो प्रे और प्रेडेटर का हो और चाहे वो होस्ट और पैरासाइट का हो, ये दोनों जगह लागू होगा। तो कह रहे हैं कि साहब अगर प्रेडेटर हाईली स्पेसिफिक है
वो किसी एक ही वैरायटी को, तो अगर उसका सारा फूड सोर्स खत्म हो जाए, यानी कि प्रे इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाए, तो प्रेडेटर को भी इस दुनिया से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों का एक्सटिंक्शन हो रहा है, साथ साथ विलुप्त हो रहे हैं, इसको को एक्सटिंक्शन बोला जाएगा। लिख लिया होगा। नेक्स्ट, आप कह रहे हैं कि प्रेडेटर से बचने के लिए प्रे ने क्या इंतजाम कर रखा है। प्रेडेटर से बचने के लिए प्रे ने क्या इंतजाम किया है, बिटाएं। प्रेडेटर के खिलाफ प्रे जो होता है, वो प्रेडेटर से बचने का प्रयास करता है। अब इसमें तमाम प्रकार का एडाप्टेशन होता है। सबसे ज़्यादा एडाप्टेशन प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, बताते हैं ऐसा क्यों। प्रेडेटर के खिलाफ अगर प्रे में एडाप्टेशन देखा जाए तो इट इज एट हाईएस्ट लेवल इन प्लांट्स। अगर आपको शेर दौड़ाए तो आप क्या करेंगे, आप भाग जाएंगे, भागने का प्रयास करेंगे, मैक्सिमम बचने का प्रयास करेंगे, कार पर सवार होकर जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे। और अगर आप मनुष्य नहीं हैं, नेचुरल पॉपुलेशन है, तो अपने पैरों पर दौड़कर भाग जाएंगे। हिरन को शेर दौड़ाए तो हिरन भागेगा तेजी से, तो एक बार हो सकता है कि शेर से बच जाए। ठीक, लेकिन अगर घास के मैदान में गाय आ गई है तो घास भाग के कहाँ जाएगी, जाएगी नहीं। तो यहाँ पर जो घास है वो गाय के लिए सॉफ्ट टारगेट है, तो गैया उसको आराम से चर लेगी घास को। लेकिन फिर इससे बचने के लिए उसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन बहुत तेज होता है। किस में, घास में, ग्रास लैंड में अगर देखें तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, गाय जितना ही चरेगी उतना ज़्यादा घास में किले निकलेंगे नए वाले, तो कभी ख़त्म नहीं होगा, और नई नई ब्रांचेज उसकी निकलती रहेंगी। या तो इस प्रकार का ओवर ग्रोथ उसमें हो कि ग्रेजिंग को अवॉइड करने के लिए, या फिर अगर ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो ग्रेजिंग को अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि उनमें विशेष प्रकार के थॉर्न बन जाते हैं, कांटे। जैसे गाय कभी बबूल का पेड़ नहीं खाएगी, गाय कभी जो है बेर का पेड़ नहीं खाएगी, गाय कभी कैक्टस नहीं खाएगी जिसमें नागफनी थोड़ो खाएगी गाय। जाओ खा लो, हिम्मत हो तो, अभी जीभ सही हो जाएगी, लहूलुहान हो जाएगी, क्योंकि उसमें कांटे हैं। बात समझ। बोगेनविलिया नहीं खाएगी गाय, बोगेनविलिया खा लेगी नहीं, आपके गेट पर लगा हो, गाय कभी नहीं खाएगी। वो तो क्रोटन खा जाएगी, क्रोटन चूंकि वो पत्तियां उसकी बहुत मुलायम होती हैं तो साफ कर देगा वहाँ करके। सामान्य चीज़ों को खाएगा जिनमें बचत का कोई ग्राउंड नहीं है। तो कुछ प्लांट्स ने एडाप्टेशन किया है अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। तो उन एडाप्टेशंस की लिस्ट ज़रा देख लीजिए, ये कौन कौन से हैं। तो इनमें से एक कह रहे हैं कि कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं प्लांट्स की जो हाईली डिसटेस्टफुल होती हैं। अब कुछ डिसटेस्टफुल वैरायटीज ऑफ मॉथ। एक मोनार्च बटरफ्लाई होती है, मोनार्च बटरफ्लाई, नाम क्या है? कह रही है कि कैटरपिलर या लार्वल स्टेज में इन लार्वल स्टेज फीड्स ऑन द पॉइजनस बीड विषैली प्रजाति के पौधों को इसका कैटरपिलर लार्वल स्टेज में खा लेता है। अब उस पौधे का जहर इस इंसेक्ट को तो जहरीला नहीं होगा, लेकिन अब इस इंसेक्ट को खाने वाले जो प्रेडेटर्स होते हैं वो मर जाएंगे अगर इस इंसेक्ट को खाएंगे तो, या फिर अगर मरेंगे नहीं तो इसका जो टेस्ट होता है वो बेकार हो जाएगा। हमने लिखा है डिसटेस्टफुल, मतलब ये हो गया कि इसका स्वाद बेकार हो जाएगा, तो प्रेडेटर इसको नहीं खाएगा। अगर किसी चीज़ को खाने पर आपको उल्टी फील हो तो आप उसको दोबारा खाना पसंद करेंगे? सवाल ही नहीं है। तो उसी प्रकार से इस इंसेक्ट में विशेष प्रकार का एक केमिकल पहुंच गया इसकी बॉडी में कि इसको खाने वाले ऑर्गेनिज्म को इसका स्वाद बिल्कुल बेकार लगता है।
तो ये जो मोनार्च बटरफ्लाई है, इसने अपने कैटरपिलर स्टेज में ऐसी बीड्स को भोजन कर लिया जिस बीड में एक विशेष प्रकार का केमिकल था जिसने इसको हाईली डिसटेस्टफुल कर दिया, तो ये उसको नहीं खाएंगे। ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में है। दूसरा एग्जाम्पल है कि जो कैलोट्रॉपिस होता है, मदार का पौधा है, इसमें इसका जो दूध होता है लेटेक्स, व्हाइट कलर, लेटेक्स होता है, हैज द पॉइजन, जिसको ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। ये पॉइजन होता है ग्लाइकोसाइड, जो हार्ट के लिए बहुत ही इंजूरियस है, टॉक्सिक है, कार्डियक पॉइजन है ये। किसी भी बकरी को या गाय को आपने मदार का पेड़ खाते हुए नहीं देखा होगा, एक्सेप्ट भगवान शंकर के काम आता है। ये चढ़ाया जाता है मदार का पत्ता, वो यही उल्टे सीधा खाते थे। गांजा, भांग, ये सब जितने इस प्रकार के आप देखिए, इनमें विशेष प्रकार के एल्कलॉइड्स होते हैं। इन एल्कलॉइड्स की वजह से, जैसे गांजा भी गाय उसको नहीं खाएगी, भांग कभी गाय नहीं खाएगी, टोबैको लीफ गाय कभी नहीं खाएगी, चाय की पत्तियां गाय कभी नहीं खाएगी। उसमें क्या होता है, उसमें विशेष प्रकार की ड्रग्स होती हैं जो उसके लिए हार्मफुल हैं या फिर उसको टेस्टफुल नहीं लगती हैं, इसलिए वो उसको नहीं खाएगा। तो इसी प्रकार से कैलोट्रॉपिस का प्लांट इसलिए बच जा रहा है क्योंकि उसमें क्या है, उसके लेटेक्स में एक विशेष प्रकार का पॉइजन है जो कार्डियक पॉइजन होता है। तो कभी कुछ जानवरों ने इसको चरा होगा, उनकी डेथ हुई होगी, तो उसे देख करके उनकी संतानों ने समझ लिया कि ये जहरीला है और इसका भोजन नहीं करना है, राइट। इसके अतिरिक्त जो है, जैसे थॉर्न डेवलप होता है इन प्लांट्स, कुछ पौधों में कांटे डेवलप हो जाते हैं, जैसे बबूल है, जैसे कैक्टस प्लांट अपुंसिया है, तो इनका प्रेडेशन जो होता है सामान्य तौर पर नहीं किया जाता, इनका प्रेडेशन नहीं होता है सामान्य तौर पर, ये बचे रहते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें प्रे और प्रेडेटर्स के रिलेशनशिप में है। किताब आप लाए नहीं होंगे, एनसीईआरटी की किताब, वो सेकंड पेपर नहीं होगा, घर जाकर के इसके एग्जांपल्स देखना, ठीक है। तो इसमें हमने प्रे और प्रेडेटर बता दिया, क्योंकि समअप करते समय कोई एग्जांपल हो सकता है छूट जाते, एक बार किताब जब उठाएंगे तो आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे हमने काफ़ी चीज़ें बता दिया है। एक रॉकी इंटरटाइड, हाँ कैमोफ्लेज बता हुआ है, क्राइप्टिक कलरेशन जैसे एम्फीबियंस में होता है। अब एम्फीबियंस में क्या होता है कि वो क्राइप्टिक कलरेशन का मतलब उसको कैमोफ्लेज भी कहा जाता है। अब इसमें कैमोफ्लेज में क्या होता है कि वो अपनी बॉडी का कलर अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अनुसार जो है उसको मेंटेन कर लेते हैं। जैसे फ्रॉग होता है कि अगर कुएं के पानी में है तो ब्लैक कलर का होगा, अगर घास की पत्ती में है तो ग्रीन कलर का होगा, अगर मिट्टी में, पीली मिट्टी में है तो पीले कलर का होगा। मतलब इसकी बॉडी में जो क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं उनमें प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है, तो जिससे वो अपने प्रेडेटर्स को कंसील करने में कामयाब हो जाते हैं, धोखा देने में। बगल से चले जाओगे पता नहीं चलेगा कि बगल फ्रॉग बैठा हुआ है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये उसको बचा। तो मिमिक्री क्या चीज़ होती है, मिमिक्री में क्या होता है कि अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के स्ट्रक्चर में, कलर में किसी न किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर लिया जाता है। यहाँ पर कैमोफ्लेज में और उसमें दोनों में अंतर है। जो मिमिक्री होती है उसमें कलर ही इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें कई मेथड होता है, कलाकारियाँ कई होती हैं। जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं तो वो पत्ती की टहनी के कलर के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि सूखी हुई जो डाल होती है उससे मैच करने वाले होते हैं। कुछ लगता है जैसे कंकाल मात्र के उस पर पड़े हैं, होते हैं इंसेक्ट्स हैं उनके कैटरपिलर, लेकिन लगता है सूखी हुई डाल है। तो वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर में भी मैच करते हैं, केवल कलर में ही नहीं। और यहाँ कैमोफ्लेज में क्या होता है, इसको क्राइप्टिक कलरेशन कहा जाता है। तो जब वो कलर के आधार पर अपने वातावरण में छिपने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाकी और हैबिट से मिमिक्री में, जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं सांप की तरह बैठे हुए हैं डराऊ भाषा में, तो उनको देख करके, जैसे छिपकली कहीं पर है, आप हिम्मत नहीं पड़ेगी उंगली से उसको हाथ लगा दो, पकड़ लेंगे, एकदम सीधी होती, काटेगी नहीं, लेकिन आप उंगली लगा दो हिम्मत हो तो। अभी एक छिपकली कमरे के अंदर आ जाए आप में से, ढेर सारे लोग उछल पड़ेंगे, लड़कियां खास करके आसमान सिर पे उठा लेंगी। एक छिपकली हमारी बिटिया कहीं पर देख ले तो पूरा घर आसमान पे उठा लेगी। ये है क्योंकि उसको देख करके डर लगता है। तो बैठने की स्टाइल है, डंठल पे कभी ऐसे लगेगा चिपक जाएंगे सूखी हुई डाल की तरह। तो ये सब मिमिक्री है, नकल उतारना। तो नकल उतारना कई चीज़ों के आधार पर, अगर केवल कलर के आधार पर है तो ये कैमोफ्लेज है, और अदरवाइज ये मिमिक्री में सारी चीज़ें आ जाएंगी। समझ गए होंगे। क्राइप्टिक कलरेशन को कैमोफ्लेज कहा जाता है, जहाँ पर बॉडी का जो कलर होता है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट मेंटेन हो जाता है, राइट। तो ये सारी बातें हमने आपको बताया प्रेडेशन में।
अब आइए और बात करते हैं किस पर, नेक्स्ट। पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन में एक था प्रेडेशन, दूसरा पढ़िए पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म पर हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, जितने भी प्रकार के एडाप्टेशन हैं, इसलिए ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं बताना है। पैरासाइटिज्म में कई लेवल का एडाप्टेशन होता है। पैरासाइटिज्म, यहाँ पर एक टर्म आप पढ़ेंगे को इवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। पैरासाइटिज्म से संबंधित है को इवोल्यूशन, बस यही बताएंगे। पैरासाइटिज्म और पैरासाइटिक एडाप्टेशन हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, शुरू में डिस्कस किया इसमें, हमारे इकोलॉजी के लेक्चर में आप देखेंगे जहाँ एडाप्टेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था पैरासाइटिज्म पर कि उसमें सेंसरी ऑर्गेन्स नहीं होते, मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, एनाटॉमिकल एडाप्टेशन सारा डिस्कस किया है, तो अलग से कुछ बताने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर केवल इस पर हम चर्चा करेंगे। एडाप्टेशन इस लेवल का होता है कि यहाँ पर होस्ट और पैरासाइट दोनों में एडाप्टेशन होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि होता क्या है कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो ए है, दिस एंटर्स द बॉडी ऑफ बी, ये बी है, परंतु इसके शरीर में ए भी आ जाता है, बी के शरीर के अंदर ए आ गया। अब यहाँ पर जो बी है वो कौन है, ये होस्ट है, और जो ए है ये कौन है, ये पैरासाइट है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर ए बी के शरीर के अंदर आकर के रह रहा है, तो अगर ए बी के शरीर के अंदर रह रहा है आकर के, तो बी ऐसे आसानी से कह देगा। आपके घर में कोई बाहरी आ जाए और कहे कि ये घर मेरा है और आप बाहर जाइए, हम यहाँ रहेंगे, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, उसका प्रतिरोध करेंगे। और प्रतिरोध किस स्तर का होगा, ये उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जब तक वो आदमी यहाँ से भाग नहीं जाएगा। इन द सेम मैनर अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई एंडो पैरासाइट आकर के रह रहा है, जैसे एस्कैरिस, तो आपके शरीर में इरिटेशन होगा उसको लेकर के, फिर उससे बचने का हम प्रयास करेंगे, हमारा शरीर करेगा, भले नोविंगली या अननोविंगली, जानकारी में या गैर जानकारी में, क्योंकि पेट के अंदर क्या हो रहा है हम क्या जाने, लेकिन उस एस्कैरिस से हमारा शरीर लड़ रहा है। वायरस आपकी बॉडी के अंदर बतौर एंडो पैरासाइट है, लेकिन उस वायरस के खिलाफ हमारा शरीर लड़ रहा है ये हमें नहीं पता है, लेकिन लड़ने के दौरान जब सिम्टम्स आते हैं तो पता चलता है कि हमको खांसी आ रही है, हमको जुकाम हो रहा, कॉमन कोल्ड हो गया, ये सारी बातें होती हैं। व्हेन योर बॉडी इज फाइटिंग विद दैट पैथोजन, बात समझ में आई। तो पैरासाइट जब भी आपके शरीर के अंदर होगा, आपकी बॉडी उससे लड़ेगी, तो होस्ट भी यहाँ पर अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेता है। होस्ट क्या करता है, होस्ट कहेगा कि साहब तुम हमारे शरीर के अंदर आए हो, निकलो बाहर, तो उसके खिलाफ तमाम हथियार डेवलप करेगा, अपनी बॉडी में तमाम चेंज करेगा, और जितने चेंज होस्ट के शरीर में होंगे उतना ही पैरासाइट के शरीर में होंगे। अब अभी आप जो कोरोना वायरस पढ़ रहे हैं, पहले अल्फा आया था, फिर डेल्टा आया, फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया, अब तीसरी लहर लेकर आ रहा है। ये क्या है, आपने अल्फा और डेल्टा दोनों के खिलाफ क्या बना लिया है, एंटीबॉडी। तो बचने के लिए अब वो क्या कर रहा है, अब एंटीबॉडी बना रहा, अब क्या नाम है, नया एंटीजन लेके आ गया, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो गया, इट इज़ द म्यूटेशन। बट रिमेंबर हियर दैट म्यूटेशन इज रेयरली बेनिफिशियल, इट इज़ ऑलवेज हार्मफुल। तो ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट में म्यूटेशन हो रहा है, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल, इट इज़ हार्मफुल। लेकिन हम ये कहते हैं कि मरता क्या ना करता, क्योंकि आप वायरस को इस दुनिया से ख़त्म करने पर लगे हैं। आपने पोलियो को ख़त्म कर दिया इस दुनिया से, आपने प्लेग को ख़त्म कर दिया, किसी भी प्रकार की पैंडेमिक की चौथी लहर नहीं आई है हिंदुस्तान में अभी तक, ना चेचक की, ना पोलियो की, ना हिपेटाइटिस, किसी की भी चौथी लहर नहीं आई है। तो चौथी लहर कोरोना की भी नहीं आएगी। इस समय कोरोना बेहद कमज़ोर स्थिति में है, हम उसे फैलने नहीं दे रहे हैं। लॉकडाउन लगाकर, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर लगाकर, वैक्सीन करके, जैसे भी है, अपनी इम्यूनिटी डेवलप करके, स्वामी रामदेव का योगा करके वायरस के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी, नए नए प्रकार के एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। इसका मतलब कि हम पहले वाली स्पेसीज नहीं रहे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक नया बायोमॉलिक्यूल बन गया है। और वो बायोमॉलिक्यूल क्या है, एंटीबॉडी। ये किसके खिलाफ बन रहा है, उसके एंटीजन के खिलाफ, वायरस के। तो हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, जिस प्रकार से म्यूटेशन वायरस के शरीर में हो रहा है, हमारा शरीर भी उसके खिलाफ एडाप्ट कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अब हमारे शरीर से लड़ने के लिए वायरस भी तैयार हो रहा है। तो पता लगा पहले डेल्टा था, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया। मतलब क्या हुआ, म्यूटेशन होकर के एक नई ब्रीड यहाँ पर पैदा हो गई वायरस की। तो इस प्रकार के होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन के दौरान दोनों के शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन हो करके वो नई स्पेसीज का कारण बनते हैं, बिकॉज बोथ आर इवॉल्विंग साइड बाय साइड टुगेदर। दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल इवॉल्व हो रहे हैं। सच काइंड ऑफ इवोल्यूशन इज नोन एज को इवोल्यूशन कहते हैं। द टर्म को इवोल्यूशन इज अप्लाइड हियर। तो यहां पर आप समझिए तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ द होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन,
इस प्रकार के इवोल्यूशन को हम को इवोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है, इसमें बाकी हमने आपको बताया था कि मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन पिछले लेक्चर में है, सारा डिस्कशन है। एनाटॉमिकल होता है, मार्फोलॉजिकल होता है, बिहेवियरल होता है, इम्यूनोलॉजिकल होता है, रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन, हाई लेवल का एडाप्टेशन, ये सारा मैंने होस्ट पैरासाइट में आपको समझा दिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट इंटरेक्शन जो आ रहा है दैट इज़ कॉम्पिटिशन, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन है। माइनस माइनस इंटरेक्शन है, इट इज नोन एज कंपटीशन। यहां पर स्पेसीज ए है एंड दिस वन इज स्पेसीज बी एंड बोथ आर कंपीटिंग टू अचीव द कॉमन रिसोर्स। कॉमन रिसोर्स को अचीव करने के लिए इन दोनों में क्या होता है, कंपटीशन होता है। और अब इसमें एक स्पेसीज यहां पर सुपीरियर स्पेसीज होती है, ये सुपीरियर स्पेसीज है एंड दिस वन इज इंफीरियर स्पेसीज। ये जो कंपटीशन है ये दो तरीके का होता है। इनमें से एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। लिख लिया। यहां पर क्या होता है कि ये जो इंटरेक्शन है इंट्रा स्पेसिफिक, ये ए और ए के बीच में होता है, मतलब कि ये इंटरेक्शन सिमिलर स्पेसीज के बीच होता है। दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज बिटवीन सिमिलर स्पेसीज, राइट। यहां क्या होता है कि दोनों स्पेसीज डिफर करती हैं। इस प्रकार का इंटरेक्शन जो होता है ए और बी के बीच में हो रहा है, जहां पर ये दोनों डिफरेंट स्पेसीज होती हैं। अब अगर सिमिलर स्पेसीज हैं तो सिमिलर स्पेसीज में दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट होंगी, या ऐसा हो सकता है कि जैसे मनुष्य में ही ले लो, मनुष्य में एक आदमी बलवान होता है दूसरा कमज़ोर होता है, एक कई स्पेसीज हैं लेकिन एक सुपीरियर है दूसरा इन्फीरियर हो गया। लेकिन क्वालिटी वाइज अगर हम देखें कि स्पेसीज डिफरेंट अगर हैं तो उनमें फिर एक स्पेसीज सुपीरियर हो जाएगी, एक इन्फीरियर हो जाएगी, और जो स्पेसीज सुपीरियर है वो दूसरे स्पेसीज की रिप्रोडक्टिव फिटनेस को कम करने का प्रयास करेगा। इस दुनिया में सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी कौन सी फिटनेस बढ़ाना चाहते हैं, बताएंगे आप?
डार्विन की थ्योरी के अनुसार केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात डार्विन ने किया था, और कोई फिटनेस नहीं, शारीरिक बनावट नहीं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। और इसीलिए उसने इंट्रिंसिक आर निकाला था, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट निकाला था। आर वैल्यू क्या है? रेट ऑफ रिप्रोडक्शन को इंडिकेट करता है। अब जिस ऑर्गेनिज्म की साइज, जिसके संतानें छोटे आकार की होंगी, उनको भोजन कम करना है, तो उनको नेचुरल रिसोर्स का दोहन कम करना है, तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे, तो उनका सर्वाइवल भी ज़्यादा होता है। लेकिन जिनको फूड रिसोर्स ज़्यादा चाहिए, जाहिर सी बात है वो बड़े आकार के हैं, जैसे डायनासोर था, तो डायनासोर इस दुनिया से चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि इसको भोजन बहुत करना था, तो इस दुनिया से ये चला गया। क्यों चला गया? इसलिए चला गया क्योंकि भोजन ज़्यादा करता है, इसकी संतानें बड़े आकार की थी। अब आप देखिए, हाथी की पॉपुलेशन कम है और इंसेक्ट्स लाखों करोड़ों की संख्या में आपके घर के आसपास दिख जाएंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनकी संतानें छोटे आकार की हैं, तो भोजन कम करती हैं, तो संख्या इनकी, तो इनकी जो आर वैल्यू होती है वो बढ़ती है। इसलिए डार्विन ने कहा था कि इस दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ाने के लिए जुगाड़ करते हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ाने का जुगाड़ करते हैं, ताकि उनकी संतानें मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुमको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, और तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। वो उनको इस बात की अपनी चिंता नहीं है, अपनी तो है, लेकिन हमारे बाद इस दुनिया में मेरा नाम कौन रोशन करेगा? तो इसलिए हमारी संतान होनी चाहिए, हमारी बनाई हुई विरासत को संभालने वाला होना चाहिए। डार्विन ने यही कहा था कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अनलिमिटेड डिजायर टू रिप्रोड्यूस सो एज टू कीप इट्स कॉन्स्टेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसके सक्सेसर्स आने चाहिए। अब रिप्रोडक्टिव फिटनेस एक की कम होगी, दूसरे की बढ़ेगी। ये इस पर डिपेंड करेगा हाउ मच दैट स्पेसीज इज सुपीरियर ओवर अदर, एक दूसरे पर कितना ज़्यादा। तो इसमें भी कुछ इंपैक्ट्स होते हैं, इनमें हम आपसे बात करेंगे। कॉम्पिटिटिव रिलीज, कॉम्पिटिटिव एलिवेशन होता है, और रिसोर्स पार्टीशनिंग होती है, इन सब पर चर्चा करेंगे। आई विल नीड 1 लेक्चर अगेन टू फिनिश दिस चैप्टर। वो कल हम आपको लेंगे और कल ख़त्म हो जाएगा आपका, 1 घंटे का लेक्चर होने जा रहा है ये, ठीक है? कल ये फिनिश कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है भैया? नमस्कार, थैंक यू।